हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो सुबह हमने बात करी थी कि क्यों इंडियन एयरफोर्स को तेरस मार्क 1 ए के रिपीट ऑर्डर देने से पहले थोड़ा पॉज लेना चाहिए और उसके बाद एआई पर फोकस करते हुए यहाँ पर अपग्रेड्स करने चाहिए और उनके साथ ही फॉलो ऑन ऑर्डर्स देने चाहिए। तो इस चीज़ को हमने तेरस के रिगार्ड में समझाने की कोशिश करी थी, पर कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो कई लोगों के आर्ग्यूमेंट वैलिड भी थे कि अगर यहाँ पर हम इस कारण की वजह से जो फॉलो ऑन ऑर्डर हैं उनको थोड़ा पॉज कर देंगे तो हो सकता है यहाँ पर मौका मिल जाए जो बाहर के फाइटर प्लेटफॉर्म है उन्हें इंपोर्ट करने का, और जो एडिशनल ऑर्डर दिए जाने हैं वो धरे के धरे रह जाएं। वहीं पर एक आर्ग्यूमेंट ये था कि हमने ढंग से समझाया नहीं कि एआई का रोल क्या होने वाला है, हम इसको ज़्यादा ओवररेट कर रहे हैं और एक डर पैदा कर रहे हैं। तो उन्हें लगा कि हम यहाँ पर जो LRUs लगे हुए हैं उनको चेंज करने की बात कर रहे हैं या फिर डिज़ाइन में चेंजेस की बात कर रहे हैं एआई इंटीग्रेशन को लेकर, पर हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। तो एक लंबे चौड़े रिप्लाई में हमने उनको चीज़ें समझाने की कोशिश करी, सिनेरियो को समझाने की कोशिश करी कि एआई यहाँ पर टारगेट डिटेक्शन के लिए डेटा प्रोसेसिंग नहीं करने वाला है, उसका रोल और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और हमें ऐसा लगा कि ये सबको जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में फ्यूचर वॉरफेयर की एक पिक्चर को पेंट करेंगे ताकि आपको कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आए और समझ में आए कि क्यों एआई का जो यूसेज है वो इनएविटेबल है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, आपको समझ में आएगा कि कैसे जो एरियल वॉरफेयर है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है। तो ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जब इंडियन एयरफोर्स मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस करती हैं तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बात करी जाती है, इंटरऑपरेबिलिटी की बात करी जाती है और उसमें इंप्रूवमेंट की बात करी जाती है। तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आते हैं, डिफरेंट पायलट्स हैं जो कि डिफरेंट टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं और साथ में जब वो ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पर इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है और उसको एक अचीवमेंट के तौर पर देखा जाता है। अभी तक का केस ये था कि अगर एरियल कॉम्बैट हो रही है तो उसमें आपके फाइटर प्लेटफॉर्म रहते थे और एयर डिफेंस सिस्टम्स रहते थे, तो वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन बनाना एक बड़ा टास्क रहता था। मल्टीपल फाइटर्स फ्लाई करते थे, कौन किसे इंगेज करने वाला है, इंगेजिंग सीक्वेंस क्या होगा, एयर डिफेंस सिस्टम्स कब टेक ओवर करेगा और कब आपको इंगेज करना है, कब आपको डिफेंड करना है। तो एयरफोर्स डेली यही प्रैक्टिस करती है, डिफरेंट सिनेरियोज में कोऑर्डिनेशन देखा जाता है ताकि एक बेटर इंगेजमेंट सॉल्यूशंस को निकाला जा सके और एक्चुअल कॉम्बैट में उसका यूज़ किया जा सके। उसके बाद भी मिस्टेक्स होती हैं और फ्रेंडली फायर के केसेस आते हैं, और ये खाली इंडियन एयरफोर्स के साथ नहीं है, ये दुनिया भर में हर जगह होता है। अभी US नेवी का एक FA-18 सुपर हॉर्नेट फ्रेंडली फायर में शूट डाउन हुआ है। तो अभी तक आपको आपस में कोऑर्डिनेशन देखना है, एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ कोऑर्डिनेशन देखना है और उसके बाद भी फ्रेंडली फायर हो जा रहे हैं। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, और वो भी हम डिस्टेंट फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं और प्रेजेंट में उसकी ट्रांजिशन फेज चल रही है। तो बेसिकली जो ड्रोन्स हैं उनके नंबर्स बढ़ गए हैं, जो मैन्ड फाइटर प्लेटफॉर्म है उनके साथ अनमैन्ड सिस्टम को ऐड किया जा रहा है, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो अब लेयर में हो गए हैं, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज। उसके बाद आपके वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हैं जिसमें शोल्डर माउंटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स भी यहाँ पर एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब जो फैक्टर्स हैं एरियल कॉम्बैट में वो बढ़ गए हैं, यानी कि और ज़्यादा डेटा आ गया है। अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन बैठाना होगा वो पहले से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब मिसाइल के पास भी खुद का डेटा लिंक आ गया है, तो आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखना है। तो पहले काफ़ी हद तक चीज़ें एंटिसिपेशन, गेस और प्रोबेबिलिटी पर चलती थी। पायलट एंटिसिपेट करता था कि एनिमी ने हो सकता है मिसाइल लॉन्च करी हो तो मेरे को डिफेंड करना चाहिए। उसके बाद एंटिसिपेट किया जाता था कि हो सकता है मिसाइल लॉन्च करने के बाद एनिमी इस डायरेक्शन में बढ़ा हो, तो फिर एयरक्राफ्ट की नोज को डायरेक्शन में करके रडार से एनिमी को स्कैन किया जाता था और फिर अटैक करने की कोशिश करी जाती थी। अब सहूलियत के लिए क्या हो गया है कि एवैक्स भी हो सकता है, एयर में है, वहाँ से भी डेटा आ रहा है, ड्रोन्स फ्लाई कर रहे हैं वहाँ से भी डेटा आ रहा है, उसके बाद ग्राउंड में आपके जो रडार्स हैं वहाँ से भी डेटा आ रहा है, तो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन अब उसको प्रोसेस करके जो सबसे ज़्यादा सुटेबल सॉल्यूशन है उसको कैसे प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हो सकता है एक एयरक्राफ्ट जो फ्लाई कर रहा है उसके पास ज़्यादा बेटर चांस हो एक पर्टिकुलर एनिमी को इंगेज करने के, या फिर हो सकता है एयर डिफेंस सिस्टम के पास ज़्यादा बेटर चांस हो उस एनिमी को इंगेज करने के लिए, पर इसका फैसला कौन लेगा? तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है उसको कौन कैलकुलेट करेगा? तो ये एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। आपको हर तरीके के सिनेरियो को बहुत जल्दी सोचकर जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है उस पर काम करना है। वहीं पर इतना सारा डेटा अगर पायलट के पास आ जाएगा तो जाहिर सी बात है पायलट भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आपको वो डेटा भी प्रोसेस करना है, उसके बाद जो इतनी फास्ट मशीन आप फ्लाई कर रहे हैं उसको फ्लाई करते हुए एक्शन भी लेना है। बाकी एक और छोटा सा केस हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे आपने बियॉन्ड विजुअल रेंज में एक मिसाइल फायर करी,
अब ये टारगेट को हिट करेगी या नहीं करेगी, इसको पहले ही कैलकुलेट करके आप दोबारा मिसाइल फायर करेंगे या नहीं करेंगे, इसका एंटीसिपेशन भी एआई अगर करेगा तो आपको ज़्यादा बेहतर फायरिंग सॉल्यूशन मिलेगा। तो इतना सारा डेटा एक ह्यूमन के लिए प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इन सब में खाली हम एयर कॉम्बैट की बात कर रहे हैं, उसके बाद ग्राउंड में आर्मी के क्या एक्शन हो रहे हैं, एयरफोर्स कैसे सपोर्ट करेगी, आर्टरी कहाँ पर हिट कर रही है, कहाँ पर रिक्वायरमेंट है बॉम्बिंग करने की या फिर अटैक रोल की, इन सब की प्रोसेसिंग भी एक ह्यूमन के लिए कर पाना एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है। और जो फ्रेंडली फायर के केसेस हैं वो शोकेस करते हैं कि इतना प्रोफेशनलिज्म होने के बावजूद मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। और ये पॉसिबिलिटीज़ डेटा के साथ, कॉम्प्लेक्स डेटास के साथ, एडिशनल डेटास के साथ और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि कन्फ्यूजन के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। और जो यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि डेटा प्रोसेसिंग खाली ये नहीं है कि यस और नो में आपको आंसर मिल रहा है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और प्रोबेबिलिटी जो है वो मल्टीपल सिनेरियोज के हिसाब से होती है। तो कंप्यूटर यस और नो करता है, आप यस और नो नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल सिनेरियोज को कैलकुलेट करना है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। और किसी भी हालत में हमारे जो करंट हार्डवेयर हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं झेल सकते, उनकी प्रोसेसिंग को नहीं झेल सकते। तो आपको पावरफुल हार्डवेयर चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लाउड बेस्ड सिस्टम पर काम करते हैं तो वहाँ पर प्रोसेसिंग स्लो होगी, दूसरा चीज़ों के कॉम्प्रोमाइज़ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हर एक प्लेटफॉर्म को खुद का एआई प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। और इसी चीज़ को हम आर्ग्यू कर रहे थे तेरस मार्क 1A के एडिशनल ऑर्डर्स के दौरान। और हमने यहाँ तक कहा था कि जो तेरस मार्क 2 होने वाले हैं उनमें भी ये कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आप हार्डवेयर्स डेवलप कर रहे हैं, आप ड्रोन्स पर फोकस कर रहे हैं, आपको पता है कि जो एयर स्पेस है वो पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे द्वारा डेटा लिंक के मामले में एक डिसेंट इम्पोर्टेड डेटा लिंक यूज़ तो किया जा रहा है, पर वो फ्यूचर प्रूफ नहीं है। तो आपको डेटा लिंकिंग के मामले में भी एआई चाहिए, साथ में इंडिविजुअली प्लेटफॉर्म में भी एआई की कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए जो आ रही इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करने के लिए, ताकि वो खुद से भी मीनिंग निकाल सके। तो होपफुली यहाँ पर हम एक सही पिक्चर को पेंट करने में सक्षम रहे होंगे। तो फ्यूचर जो है ये डेटा है, डेटा प्रोसेसिंग है और सिक्योर कम्युनिकेशन है। तो इस फील्ड में बहुत अच्छी प्रोग्रेस की रिक्वायरमेंट है अगर हम फ्यूचर वॉरफेयर में लीड करना चाहते हैं। साथ ही साथ एआई के मामले में भी हमारी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और डेटा के केस में ह्यूमंस जो हैं वो लिमिट पर पहुंच रहे हैं और हमें एआई का असिस्टेंस चाहिए। डिसीजन मेकर हम होंगे डेफिनेटली, पर हमें ऑप्शंस चाहिए जो कि एआई हमें प्रोड्यूस करके देगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।